हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपीएससी मेंस की इंडियन इकोनॉमी के PYQ की जो सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, उस सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं 14th लेक्चर पर और आज का टॉपिक है राजकोषीय नीति। ये लगभग हम लोग हर टॉपिक को कवर कर चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को, अब तक आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक आज आपको मिलेगा और एक नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से हम इंडियन इकोनॉमी के सारे सेगमेंट्स को पूरी तरीके से कवर अप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चंस के आने की फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले देखें तो हम पाएंगे कि 2021 में आया था, फिर 2020 में आया था, 2019 में आया था, 2019, 2018 और 2016। हाल के दिनों में इस पर आए हुए क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और इस पर आपको क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, तो इसलिए इसको ध्यान से तैयार करिएगा। अब क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस में देखेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वर्ष 2021 में, 2021 में, प्रश्न यह है कि पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए और इन दोनों बजट के संगठनों को समझाइए। ये 2021 का आया हुआ प्रश्न है और इसमें आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि जो पूंजी बजट होता है और जो राजस्व बजट होता है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्रश्न बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिंपली सबसे पहले आप बजट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अगर आप बताना चाहें तो पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बारे में भी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद आप डिटेल में चर्चा कीजिए कि ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होते हैं, विभिन्न आधारों पर अंतर की चर्चा कर सकते हैं। और जब आप अंतरों की चर्चा कर रहे हो तो उसी में आप कंपोनेंट के अंतर भी बता सकते हैं। तो इससे आपका एक समअप में पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप बजट पर एक कंक्लूजन दे दीजिए कि बजट के ये वर्गीकरण की आवश्यकता है या नहीं है और किस तरीके से ये आपके बजट के भविष्य को और अच्छा करता है जब आप पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बीच में संतुलन बनाते हैं। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल सिंपल ऐसा एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट प्रस्तुत करना होगा और AFS को राजस्व खाते पर व्यय के अन्य व्यय के से अलग करना चाहिए। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसे राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अब पूंजीगत बजट और राजस्व बजट दोनों के घटक और अंतर दोनों पर हम एक छोटी सी चार्ट के माध्यम से आपको पूरा डिटेल देना चाहेंगे। तो देखिए, जो पूंजीगत बजट है वो सरकार के अनुमानित पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय का विवरण है। ठीक है, पहली लाइन बहुत सिंपल सा, कितना हमें अगले साल पूंजीगत आय होनी है और कैपिटल आय होनी है और कितनी हमें पूंजीगत व्यय होनी है, ये बताता है हमारा पूंजीगत बजट। जबकि राजस्व बजट बताता है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार को कितनी राजस्व प्राप्तियां होंगी और कितना राजस्व व्यय होगा। ठीक है, इसके बाद पूंजीगत बजट में गैर आवर्ती प्रवृत्ति की पूंजीगत मदें शामिल होती हैं। यह आमतौर पर लंबी अवधि की एक मुश्त व्यय होती है। गैर आवर्ती प्रवृत्ति का मतलब है कि जो बार बार नहीं होते, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में करते हो और ये बार बार होने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गैर आवर्ती प्रवृत्ति का होता है और एक लंबी अवधि के लिए एक मुश्त व्यय कर दिया जाता है पूंजीगत बजट में। जबकि राजस्व बजट जो है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए ही होता है और ये पूरी तरीके से आवर्ती प्रवृत्ति का होता है। वार्षिक आधार पर इसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं आपको, तो बार बार इसमें पैसे खर्च होंगे। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, पहले हमने व्यय की बात कर ली, अब प्राप्तियों की बात कर लेते हैं। वे प्राप्तियां जो देनदारियों का निर्माण करती हैं।
सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां वे हैं जो सरकार को फ्यूचर में पेमेंट करने हैं, जिसका रिपे करना है आपको, ठीक है, या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम कर रही होती हैं, जैसे बाजार से उधार, ऋण की वसूली, विनिवेश आदि। जबकि राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क, गैर कर राजस्व जैसे ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ आदि शामिल होते हैं। तो राजस्व प्राप्तियों में आपके जो टैक्सेस से आपको इनकम हो रही है, जो आप फीस वगैरह ले रहे हो, जो आप सेस वगैरह ले रहे हो, जो आपके और अदर इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे कि आपने जो लोन दिया उस पे जो आप इंटरेस्ट पा रहे हो, जो आप डिविडेंड पा रहे हो, लाभांश पा रहे हो, वो सब आपकी राजस्व प्राप्तियां हो जाएंगी, ठीक है। पूंजीगत व्यय सरकार का वह व्यय है जो या तो परिसंपत्तियों का सृजन करता है या देयताओं को कम करता है, जैसे परिसंपत्ति का सृजन, निवेश, ऋण की चुकौती आदि, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय वह है जिसमें सरकार या तो अपने कर्जे चुका रही होगी, तो उसकी जो देयताएं हैं, जो उसकी लायबिलिटीज हैं, वो कम हो रही होंगी, या वो संपत्तियों का निर्माण कर रही होगी। जबकि राजस्व जो व्यय है उसमें किसी भी प्रकार से संपत्तियों का निर्माण नहीं हो रहा होता है, ठीक है। वह जो है सरकारी विभाग के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाओं, ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि के लिए किया गया व्यय है। इसमें संपत्ति का कोई भी सृजन नहीं हो रहा है। तो ये पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बीच में सारे अंतर हैं, जिनको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए कि बजट केवल प्राप्तियों और व्ययों का विवरण नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक साधन भी है। उदाहरण के लिए पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पूंजी बजट पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 में। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए, यानी कि किस आधार पर यह क्षतिपूर्ति अधिनियम, किस आधारों के कारण यह क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया गया, प्लस आपको यह भी बताना है कि कोविड-19 में कैसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित किया और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है, ठीक है। तो प्रश्न 2 भागों में है। पहला भाग सिंपल ये पूछ रहा है कि जो राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिनियम 2017 आया था वो किन आधारों पर है, उसकी जरूरत क्या थी, ठीक है, उसको आपको वैलिड प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है कि जब कोविड आया उसके बाद जो जीएसटी की कंपनसेशन की निधि थी, जो क्षतिपूर्ति की निधि थी, वो कैसे प्रभावित हुई और उसके प्रभाव के कारण किस प्रकार से केंद्र और राज्य के मध्य में वित्तीय तनाव, संघीय तनाव उत्पन्न हुए, ठीक है। तो ये सीधा सा प्रश्न 2 पार्ट में आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए कि इस प्रश्न को हम कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन फंड के बारे में बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मुख्य भाग में आएंगे और मुख्य भाग में आप बताने का ये प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो क्षतिपूर्ति अधिनियम है उसकी आवश्यकता थी और उसको लाया गया। उसके बाद मुख्य भाग में ही दूसरे पार्ट में आप कवर करिए कि कोविड-19 के बाद किस तरीके से संघ और केंद्र के बीच में समस्याएं क्रिएट हुई ड्यू टू जीएसटी कंपनसेशन फंड, ठीक है। और उसके बाद आप एक कंक्लूजन दीजिए और बताइए कि जीएसटी में जो असमानताएं और समस्याएं हैं उन्हें दूर करते हुए जीएसटी को एक बहुत बेहतर कर प्रारूप के तौर पर वन नेशन वन टैक्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए लाया गया है और जिस पर बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि ये जो राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 है, ये संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 18 के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को राजस्व के हानि की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी आश्वासन है। इस संविधान में करके दिया गया, ठीक है। यह जून 2022 तक जीएसटी के तहत 14% या उससे अधिक के राजस्व की कमी पर केंद्र द्वारा राज्यों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है कि अगर राज्यों को 14% या उससे ज्यादा का लॉस होता है ड्यू टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी राज्य को, ठीक है। अब आते हैं मुख्य भाग पर। क्यों हमें चाहिए था जीएसटी क्षतिपूर्ति का अधिनियम, ठीक। तो सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहला ग्राउंड ये है कि इससे निश्चित राजस्व वृद्धि होगी। इसे श्योर किया जाएगा कि अगर
राज्यों को कोई लॉस हो रहा है, राज्यों की कोई कमी हो रही है, तो उसका भार राज्यों की अर्थव्यवस्था पर, राज्यों की राजस्व की नुकसान पर नहीं पड़ेगा और राज्य अपने जो खर्चे हैं और जो अपनी इनकम के सोर्सेज है उसमें बैलेंस कर सकेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये थी कि 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी राजस्व पर 14% की सालाना वृद्धि का आश्वासन दिया गया और राज्यों को जीएसटी के कारण कर राजस्व पर किसी भी नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया। यदि ऐसा आश्वासन उपलब्ध नहीं होता तो राज्य जीएसटी लागू करने में संकोच करते। ठीक है, तो राज्यों को एक श्योर शॉट आश्वासन मिल गया कि नहीं, आपका राजस्व तो बढ़ेगा ही और आपको राजस्व मिलेगा ही, तो आपको इसकी कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, विनिर्माण राज्यों के लिए मुआवजा। देखिए, जीएसटी जो है वो एंड सर्विस पर टैक्स दिया जा रहा है। जहां पर मिड लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो मध्यवर्ती वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं, जैसे कि बड़े जो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इनको अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा क्योंकि जीएसटी एक उपभोग कर है और इस प्रकार कर राशि पहले की तरह विनिर्माण राज्य के बजाय उपभोग करने वाले राज्य को चली जाती। तो विनिर्माण राज्यों के लिए अलग से मुआवजा मिलना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये बड़े राज्य जो वास्तव में इंडिया के औद्योगिक राज्य भी हैं, इनके लिए समस्या हो जाती। ठीक है, वैकल्पिक राजस्व के स्रोत के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि अगर आपके राजस्व में कमियां आ रही थी तो यहां से आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये संवैधानिक दायित्व का निर्माण भी करता है। इस अधिनियम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच में संवैधानिक रूप से बाध्यकारी समझौता किया, जिससे राज्यों को एक संवैधानिक आश्वासन मिला कि उन्हें उसका भुगतान किया जाएगा और एक फिक्स तंत्र होगा जिसकी व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को पूरा कंपनसेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के कारण ये क्षतिपूर्ति अधिनियम लाना पड़ा। अब क्यों संघीय तनाव होगा कोविड-19 के कारण, कोविड-19 का प्रभाव किस प्रकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति में संघीय तनाव को बढ़ाता है। पहली चीज, जीएसटी के कारण राज्यों का कम कर संग्रह हुआ। ठीक है, तो अब उन्हें कर टैक्स कलेक्शन उनके पास कम है और उनके जो मेजर टैक्सेस इनडायरेक्ट हैं वो जीएसटी के अंतर्गत सेंटर के पास जा रहे हैं, तो अब राज्यों के लिए आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए तनाव की स्थिति आ गई। दूसरा, असमान प्रभाव, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ स्टेट्स जो एंड यूजर्स नहीं हैं उनका, जबकि वो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ बड़ी समस्या हुई, उन पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, जो उपभोगकर्ता राज्य हैं उनको इसका लाभ ज़्यादा मिला। तीसरा बड़ा प्रभाव ये भी पड़ा कि उत्पादन चक्र प्रभावित हुआ कोविड के कारण। इससे राज्यों के जो सेल थे, जो प्रोडक्शन थे, उसमें भी गिरावट आई और इससे क्या हो रहा है कि असमानता का सृजन हो रहा है। कुछ राज्य कुछ नई चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर पा रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं और कुछ एंड यूज़र होने के कारण लाभ कर पा रहे हैं, परंतु जो अलग अलग राज्य हैं उन पर अलग अलग तरीके से इसके प्रभाव देखने को मिले। तो यहाँ से उन राज्यों के मध्य असंतोष का सृजन हुआ जो उत्पादकता में तो बेहतर थे, लेकिन उनको रिटर्न के तौर पर उतना बेहतर धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तीसरा, भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। राज्यों को अनिश्चित है कि वो इस तरीके से कितना आगे जा पाएंगे और कितना जीएसटी कंपनसेशन के अंतर्गत वे अपने आप को रिकवर कर पाएंगे, ये भी एक अनिश्चितता का मौका रहा। तीसरी बात, केंद्र सरकार पेमेंट करने में बहुत डिले कर रही थी। जो केंद्र सरकार है वो भुगतान नहीं कर रही थी उनके कंपनसेशन फंड का, तो बार बार भुगतान टल जाने से क्या हो रहा है, राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है और राज्य को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या राज्यों के लिए हुई। ठीक है, कुछ राज्य महामारी के कारण सभी कर राजस्व का नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे थे। ठीक है, कुछ राज्य कह रहे थे कि भाई चूंकि महामारी आई तो कोई भी कर राजस्व हम कलेक्ट ही नहीं कर पाए, तो उस पर आप हमें छूट दीजिए। और लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार का जो केंद्र सरकार का कहना था कि केवल जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण हुए नुकसान को ही हम आपका मुआवजा के तौर पर देंगे, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन फंड जो एक्ट पास किया गया था उसके अंतर्गत केवल ये कहा गया था कि जीएसटी लागू करने से जो नुकसान हो रहा है उसका हम कंपनसेशन देंगे, ना कि महामारी के कारण या अन्य कारणों से यदि आपके यहाँ नहीं हुआ तो हम देंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये सब विवाद के मुद्दे रहे केंद्र व राज्य के मध्य। इसके बाद आप एक कंक्लूजन दे दीजिए और कंक्लूजन में कहा गया, बता सकते हैं आपकी जैसे 15th
पे फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि जीएसटी उपकर संग्रह और जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली राजस्व कमी के बीच अंतर बहुत अधिक हो सकता है। पिछले एक साल में अधिक जीएसटी संग्रह ने इन तनावों को कुछ हद तक कम कर दिया है क्योंकि मुआवजा काफ़ी हद तक चुका दिया गया है। भविष्य में गणना के उद्देश्य से राजस्व आधार लेवी के लिए समय क्षितिज पर सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा की जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप 15वें वित्त आयोग की इस रिपोर्ट के अंश को अपने कंक्लूजन के तौर पर दिखा सकते हैं। सकारात्मक ही रखना है आपको, विवाद को लेकर के नहीं, विवाद के समाधान को लेकर के ही आपको अपना निष्कर्ष ड्रॉ करना है। ठीक है, अगला प्रश्न 2019 का आया हुआ है। उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न बिल्कुल सीधे से आपसे पूछ रहा है कि जीएसटी में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए। दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि जब आपने जीएसटी को लागू कर दिया तो उसमें जो रेवेन्यू संबंधी मामले हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगे, इस पर भी आप एक कमेंट करिए। तो प्रश्न बिल्कुल सीधा है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो इंट्रोडक्शन में सिंपली आप जीएसटी के बारे में बता दीजिए। ठीक है, प्रश्न भी बहुत पुराना है और फाइनेंस के मामलों में जो बहुत पुराने प्रश्न होते जाते हैं और उस समय के लिए जो प्रश्न होते हैं वो अलग महत्व रखते हैं। आज के नज़रिए से इस प्रश्न को उतना महत्वपूर्ण तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपको फ्रेमिंग समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस तरीके के प्रश्नों की हम फ्रेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बता दीजिए कि जीएसटी क्या है। उसके बाद आप बहुत सिंपली ये बताइए कि कौन कौन से टैक्सेस थे सेंटर के जो जीएसटी में मर्ज हो गए, कौन कौन से स्टेट के टैक्सेस थे जो जीएसटी में मर्ज हो गए, और उसके बाद मुख्य भाग में ही आप यह भी बता दीजिए कि इसके राजस्व निहितार्थ क्या हो सकते हैं। इसके बाद आप एक कंक्लूजन दीजिए और कंक्लूजन में आप ये बताएंगे कि जीएसटी किन मायनों में देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, उन्नति के लिए और वित्तीय संघवाद के लिए बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने आप को कंक्लूड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहुचरणीय, गंतव्य आधारित कर है जो हर मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। सिंपल, ये लाइन आपको पूरी तरीके से बार बार आपने पढ़ी भी होगी और आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है, जिसने कराधान परिदृश्य को बदल दिया है। अंतर्निहित विषय एक राष्ट्र एक कर था, जो करदाताओं के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करेगा और पारदर्शिता लाएगा और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा और अंततः आम आदमी के लिए कर का बोझ कम करेगा। तो एक प्रकार से आपने जीएसटी को 3-4 लाइन में पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप बताइए कि वो कौन से टैक्सेस हैं जो केंद्र सरकार के थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में, और राज्य सरकार के कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिन्हें जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। तो अगर आप केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिपूरक शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, इन सबको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। राज्यों में जो स्टेट का वैट था, सेल्स टैक्स था, मनोरंजन कर था, केंद्रीय बिक्री कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता है, चुंगी प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टाबाजी और जुए पर कर, इन सारे करों को, इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो राज्य पाते थे, इन सबको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। ये सब अब जीएसटी के पार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद आप बताइए इसके राजस्व निहितार्थ क्या होंगे। ठीक है, तो राजस्व निहितार्थ में सबसे पहले आप बता सकते हैं कि कर और जीडीपी अनुपात में सुधार होगा। आप देख रहे होंगे लगातार, इसको आप अगर करंट से भी कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे लगातार जीएसटी कलेक्शन सरकार रिकॉर्ड स्तर पर कलेक्ट कर रही है। तो टैक्स जीडीपी रेशियो बेहतर होगा। कर आधार में वृद्धि होगी जब हम ई वे बिल जैसे सुधार करते हैं। ठीक है, ई वे बिल जैसे सुधार करते हैं तो कर संग्रह में वृद्धि होगी, क्योंकि ई वे बिल आसानी से ये पता लगाने के काम करते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में जा रही हैं वो सारी चीज़ें हमारे ई वे बिल के अंतर्गत आ गई, तो निश्चित तौर पर हमारा टैक्स बेस बड़ा हो जाएगा और सब कुछ रिकॉर्डेड है तो टैक्स चोरी में भी कमी आएगी। ठीक है, हालांकि इसका एक असर ये होगा कि राज्यों के बीच में असमानता बढ़ेगी और यही वो चीज़ है जो हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर जो
एंड यूजर स्टेट्स हैं उनको तो बेहतर लाभ हो रहा होगा, लेकिन जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उनको उतना अच्छा लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये एंड यूजर पर लगने वाला टैक्स है। ठीक है, राज्यों के बीच में अनिश्चित स्थिति है, क्योंकि राज्यों को राजस्व बंटवारे की भी समस्या है और आगे की जो रणनीति है उसके संबंध में भी वह अनिश्चितता बनी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्षतिपूर्ति की चिंता है, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि क्षतिपूर्ति पूरे तरीके से उन्हें समय पर नहीं मिल पाती है, जो एक बहुत बड़ा एडिशनल बर्डन बन जाती है। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दे सकते हो और निष्कर्ष में बता दीजिए कि जीएसटी एक महत्वपूर्ण सुधार है जो करों के बोझ को खत्म करता है और लेन देन और परिचालन लागत को भी कम करता है। इससे व्यापार करने में आसानी है और मेक इन इंडिया अभियान को गति मिली है। चिंताएं रही हैं, लेकिन सिस्टम लगातार विकसित हो रहा है, इसीलिए जीएसटी लंबे समय में हमारे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होने जा रहा है। आप इस तरीके से बिल्कुल सकारात्मक नोट पर, क्योंकि जीएसटी में जो समस्याएं आ रही थी वो धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं सॉल्व होती जा रही हैं और आज की स्थिति में सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी समस्याएं हल हो रही हैं और इतना अच्छा टैक्स कलेक्शन आपके देश के विकास की आवश्यकताओं और संभावनाओं दोनों के लिए सकारात्मक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर उदारीकरण अवधि यानी कि पोस्ट एलपीजी के बाद की बात हो रही है के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जब हम पोस्ट लिबरलाइजेशन के दौर की बात करते हैं यानी आफ्टर 1991 के बाद की बात कर रहे हैं, उस अवधि में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट है वो बड़ी चुनौती बना है भारत सरकार के लिए। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आपको बताना है कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार ये एक चुनौती के तौर पर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि सार्वजनिक व्यय का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुख्य भाग में आप बताएंगे कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं हमारे जो सार्वजनिक व्यय के मैनेजमेंट में, और उसके बाद आप निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि सरकार ने सफलतापूर्वक लक्ष्य निर्धारित किए, अपने घाटे कम किए, और अगर आप प्रेजेंट बजट में भी इसको देखें, हालांकि ये 2019 का क्वेश्चन है, प्रेजेंट बजट में भी देखें तो सरकार ने अपनी ये वित्तीय टारगेट्स को पूरा किया है, अपने घाटे के टारगेट्स को पूरा किया है, और ये दिखाता है कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने निष्कर्ष को दे सकते हैं। तो प्रश्न पर चलते हैं और फ्रेमिंग करते हैं इसकी। सार्वजनिक व्यय प्रबंधन राज्य नीति का एक साधन और सुशासन के लिए एक तंत्र है। सार्वजनिक व्यय प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य समग्र राजकोषीय अनुशासन, संसाधनों का रणनीतिक आवंटन, परिचालन दक्षता और वृहद आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति है। ठीक है, अब 1991 के सुधारों के बाद प्रबंधन में निम्न मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात तो वैश्विक झटके। अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पर जब भी चीज़ें हो रही हैं तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो रशिया यूक्रेन के युद्ध से सबसे बुरा असर क्या हो रहा है, यूक्रेन हमारे लिए अनाज का एक बहुत बड़ा सप्लायर था, है ना, और कई सारी चीज़ों का, जैसे सिलिकॉन चिप वगैरह के लिए भी तो एक बड़ा सप्लायर था। अब क्या है कि वो हमें महंगे दर पर लेने पड़ेंगे तो हमारा घाटा बढ़ेगा ना। इसी तरीके से जब भी कोई अमेरिका में वो अपनी दरें बढ़ा देते हैं ब्याज की, तो क्या होता है कि हमारे लिए फिर फंड इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारे घाटे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें अब पेमेंट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। तो जो वैश्विक झटके हैं वो भी हमारे चूँकि अब हम ग्लोबल हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, हम वेल कनेक्टेड हैं अमंग द वर्ल्ड, तो अब हमारे ऊपर इन झटकों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ बेसिकली सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। डायरेक्ट टैक्सेस को बहुत ज़्यादा हम नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, और जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो वो क्या करता है, वो हम भारतीय आर्थिक व्यवस्था को और आर्थिक नीति को प्रतिगामी बनाता है, वो कमज़ोर करता है उसे। ठीक है, क्योंकि ये उत्पादकता और सेल के लिए भी तो प्राइस बढ़ाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये सरकार को सामाजिक व्यय को बढ़ाने के लिए भी बाध्य करता है, जो अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में कम है।
तीसरी बड़ी चुनौती आई महामारी की, जो आप समझते ही हैं। महामारी के समय में आपके यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, मार्केट बंद है और खर्चे बढ़े हुए हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है कर्ज के जाल में आप ज़्यादा बुरे फंसेंगे। पूंजीगत व्यय सरकार कम करती है, ठीक है। सरकार अभी भी लगभग 10 से 12% ही पूंजीगत व्यय कर रही है। और अभी आपने पहले प्रश्न में समझा था कि पूंजीगत व्यय क्या है, जो भविष्य के लिए बड़ा निवेश है। वो बड़ा निवेश करने के लिए आपको बड़ा पूंजीगत व्यय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले आप घाटे में चले जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ सब्सिडी अनियंत्रित है। हर समय सब्सिडी को लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखते होंगे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मांगे चलती रहती हैं, धरना प्रदर्शन चलता रहता है। जब आप कहते हैं कि एमएसपी बढ़ाइए, तो जाहिर सी बात है सरकार को उसका रेट बढ़ाना पड़ रहा है, और वो रेट सरकार अपने बजट के एलोकेशन में से ही दे रही है, तो घाटा बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बिजली फ्री, पानी फ्री सब आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो सब्सिडी है, जो सरकार के तौर की तरफ से दिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से आर्थिक बैलेंस हमारा गड़बड़ होता जाता है। और सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करना ये भी एक चुनौती है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के संबंध में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी क्षेत्रों को समान विकास देना है, ठीक है। कुछ क्षेत्र हैं जो जिनका विकास यात्रा अभी बहुत पीछे है, तो आपको समान और संतुलित विकास देना एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आता है। तो इस समस्या के निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप एफआरबीएम एक्ट की बात करिए। एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करके जो हमारी सरकार है उसने कहा कि हम राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करेंगे और 2023 तक इसे 2.5% तक ला करके स्टेबल कर देंगे। तो राजकोषीय घाटा कम करना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ तक भी है कि अगर राजकोषीय घाटा कम करने के लिए आपको पूंजीगत सपोर्ट देना पड़े तो भी आपको करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, राजस्व जो राजकोषीय घाटा है उसे कम करने का लक्ष्य रखा गया, और उसे कम करके 2.5% तक फिक्स करने का प्रयास किया गया। दूसरा, योजना और गैर योजनागत जो डिफरेंस था, जो क्लासिफिकेशन था, कि हम कुछ व्यय को योजनागत व्यय कहते थे, कुछ को गैर योजनागत व्यय कहते थे, इस क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया गया। सरकार आवश्यकता अनुसार व्यय करेगी और इसको योजनागत और गैर योजनागत व्ययों में नहीं बांटेगी, ऐसा निर्णय भी इसके लिए किया गया। तीसरा, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में स्ट्रिक्ट सरकार की नियमों और विचारधाराओं के साथ काम करने के लिए मौद्रिक नीति कमेटी MPC का गठन किया गया। मौद्रिक नीति के निर्धारण में सरकार की भूमिका भी सुनिश्चित की गई और रिजर्व बैंक से लक्षित दर पर महंगाई नियंत्रण के लिए कहा गया। तो मौद्रिक नीतिगत ढांचा को चेंज किया गया और उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसी तरीके से राजकोषीय संघवाद को मजबूत किया गया। जो विभाज्य कर पूल था उसमें से राज्यों को सबसे अधिक करों का हस्तांतरण किया गया। तो उनके पास जब निधियां ज़्यादा जा रही हैं तो वे ज़रूरतों के आधार पर बेहतर संसाधन कर पाएंगे और बेहतर ग्रोथ दे पाएंगे, क्योंकि राज्यों की ग्रोथ केंद्र के पास भी जाएगी, केंद्र के भी लाभ में जाएगी। तो निश्चित तौर पर राजकोषीय संघवाद को मजबूत किया गया और इसके साथ निगरानी प्रणाली ढांचा को विकसित किया गया। इसे केंद्रीय स्तर पर परिणाम बजट को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है और साथ ही यह संसाधन उपयोग का समय पर आकलन करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ये प्रणाली देखरेख के लिए, निगरानी के लिए विकसित की गई। तो इस प्रकार के प्रयास किए गए भारत सरकार के द्वारा, जिससे आप वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विवेक का प्रयोग कर सकें। इसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में विवेक का तत्व आवश्यक है, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना होगा, राजकोषीय मार्ग पर बना रहना होगा और कर राजस्व को बढ़ाने के द्वारा इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका उत्तर सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में है और इसीलिए अदूरदर्शी लोक लुभावन बजटीय अभ्यास दीर्घकालीन सतत आर्थिक विकास से पीछे रह जाता कर देता है हमें, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे बजटीय अभ्यास ना करें जो लोक लुभावन हो। हमें ऐसे बजटीय प्रयास करने होंगे जो कि आर्थिक विकास और दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था और समाज के हित में हो, ठीक है। और आप देखते होंगे सरकार बार बार इस चीज़ को कोट करती है कि हम बहुत सारी चीज़ें अगर फ्री बीज देते रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं काम कर पाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2018-19 में दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ कर तथा लाभांश वितरण कर के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। दो टैक्सेस पर ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों टैक्सेस बहुत न्यूज़ में भी और इस बजट में भी ये दोनों न्यूज़ में थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए और इन दोनों टैक्सेस के बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ होती है। फिर मेन बॉडी में आपको ये बताना है कि किस प्रकार से ये टैक्सेस होते हैं और इन दोनों के संबंध में सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं इस बजट के द्वारा। और उसके बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए जिसमें आप बताइए कि इन टैक्सेस की महत्ता क्या है और ये टैक्सेस किस प्रकार से भविष्य के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में आप बता दीजिए कि भारतीय कराधान प्रणाली के तहत पूंजीगत संपत्ति के बिक्री से प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जब ये अवधि के आधार पर डिसाइड किया जाता है, जब कम अवधि के लिए होता है तो इसे लघु अवधि CGST कहते हैं और CGT कहते हैं, और जब लॉन्ग अवधि के होल्डिंग के बाद जब आपको लाभ प्राप्त होता है किसी भी संपत्ति को तो उसे दीर्घकालीन CGT कहते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। ठीक है, इसको दीर्घकालीन और अल्पकालीन CGT में बांटा गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो टैक्स है जो बेसिकली कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड के हिस्से के तौर पर, लाभांश के हिस्से के तौर पर। तो लाभांश के रूप में जो भुगतान करती है मुनाफे की राशि वो है डिविडेंड, और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहलाता है। तो ये दोनों टैक्सेस के बारे में आप यहाँ से जान गए। ठीक है, अब इसके बाद 2018-19 के बजट में क्या परिवर्तन किए गए। हालांकि अब ये प्रश्न तो बहुत रिलेवेंट नहीं रह जाता है आपके लिए, लेकिन चूंकि प्रश्न को हम सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं तो इस प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला, अब 18-19 के बजट में क्या किया गया था, 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर 10% जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया गया। ठीक है, दूसरा बड़ा चेंज ये किया गया कि जो इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड हैं उसके द्वारा वितरित आय पर 10% का कर लगाया गया। ठीक है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में थे अपने निवेशक जो आय वितरित करते थे उन पर DDT नहीं लगता था, लेकिन अब इस बजट से उन पर भी 10% का DDT लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लंबे समय तक अपने पास शेयर रख रहा है या असेट्स रख रहा है और उसके बाद बेच रहा है तो पहले उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब क्या है, इस बजट के द्वारा कहा गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स लगेगा 10% का। ठीक है, तो ये दो बड़े चेंजेस किए गए इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब सिंपल ये है कि हमें एक कंक्लूजन दे देना है क्योंकि यही इतने ही चेंजेस थे, इन्हीं को आपको डिटेल कर देना था। अब आपको बस ये बताना है कि एक कंक्लूजन दीजिए और ये बता दीजिए कि अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और DDT किस प्रकार से सहायक है। तो आप कंक्लूजन दीजिए और बताइए कि एक अच्छी कराधान प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए, यानी उच्च आय वाले लोगों पर उच्च दरों से कर लगाया जाए। हालांकि पिछली प्रणाली ने LCGT से भी अमीरों को छूट दी थी और प्रमोटरों को DDT से बचने में मदद की। बजट 2018 ने इन मुद्दों को हल करने के लिए सराहनीय सुधार किए हैं और LCGT और DDT में बदलाव एक समान खेल का मैदान बनाने, लेवल प्लेइंग फील्ड करने और बजट प्रणाली में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर प्रारंभ किया है। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते क्योंकि पहली बात तो ये प्रश्न पुराने बजट का है। अगर इस बजट के संदर्भ में इसी प्रश्न को फ्रेम किया जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंपली आपको कंटेंट में वो फैक्ट्स और जो डेटा है वो चेंज करने होंगे, बाकी फ्रेमिंग आपकी सेम रहनी है। ठीक है, तो आपको बताने का उद्देश्य भी यही है कि आपको फ्रेमिंग समझ आ जानी चाहिए, कहाँ से हमें तथ्य लेने हैं, कितने तथ्यों पर बात करनी है और किस तरीके से एक संतुलित उत्तर बना देना है। तो ये वाला आइडिया जब हम आज के बजट के बारे में इस तरीके के प्रश्न बनाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि कैपिटल गेन्स टैक्स पर इस बजट में भी चेंजेस आए हैं, तो आप अगर इस बजट को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे फ्रेम करेंगे, यहां से आपको उसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में इसी टॉपिक के बचे हुए अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम पूरे इकोनॉमी के आए हुए हर एक टॉपिक के सारे प्रश्नों को, पिछले 10 साल के प्रश्नों को चर्चा कर चुके होंगे।
अब आपको केवल इसके संबंध में प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको सलाह या सहायता चाहिए, आप कमेंट करेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।